भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये 4-5 चेहरे जो हैं ये खास करके इस बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में क्या सम्राट चौधरी को सबसे उपयुक्त मान रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो शोपीस में रखती है वो अलग होता है और जो उसके गोदाम में माल होता है वो अलग होता है। जीतन राम मांझी का भी वोट बैंक कम नहीं है, उनका भी वोट बैंक है और उनके समाज के लोग 3% हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संतोष मांझी तैयार हैं, मुखर नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और भीतर की बात में हम आपके सामने बिहार में जो वर्तमान राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उसकी चर्चा लेकर के आए हैं और इस चर्चा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने आए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब एक नए एंगल पर आकर के टिका हुआ है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, इस बात को लेकर के अभी तक चर्चाएं चल रही हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें चिराग पासवान की चर्चा खूब हो रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने बैठक कर रही है, नई रणनीति बना रही है और आरएसएस के साथ जो बैठक हुई उस बैठक को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरएसएस ने जो एजेंडा तय किया है और जो फ्लो चार्ट लेकर के आए थे, जो एक चार्ट लेकर के आए थे वहां दिल्ली से, केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है और आरएसएस के लोगों के बीच में जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जो तय किया गया है उस पर बहुत कुछ फोकस करेगा आने वाला बिहार का चुनाव। बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि क्या नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश शुरू हो गई है और उस विकल्प की तलाश में चिराग पासवान सबसे उपयुक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट भी आपने देखी होगी। सर्वे रिपोर्ट में यह बात साफ नजर आ रहा था कि चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ा है, तेजस्वी यादव का ग्राफ घटा है। नीतीश कुमार अब उस जगह पर आकर के खड़े हैं कि लंबे समय तक उनको बिहार की राजनीति में अब सरवाइव करने की स्थिति नहीं है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके सहयोगी ही कह रहे हैं कि और जितना अधिक से अधिक तो 5 साल। लेकिन नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा, नीतीश कुमार की जगह पर एनडीए का कमान किसके हाथ में होगा, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई चेहरे हैं। सम्राट चौधरी को आप देख रहे होंगे, विजय सिन्हा को आप देख रहे होंगे, इसके अलावा भी कई चेहरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर ये कहती है कि हमारे यहाँ चेहरों का अभाव नहीं है, हम किसी को भी रैंडमली उठा के बैठा देंगे। आखिर फैसला और सरकार चलाना तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ही है। कई राज्यों में भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो केंद्र सरकार से, केंद्र की रणनीतियों पर, केंद्र की जो कोर टीम है उसके हिसाब से गाइड होते हैं और उसके हिसाब से रणनीतियां बनाई जाती है। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बैठ करके एक विकल्प की तलाश कर रही है और उस विकल्प में कई लोग चेहरे नजर आ रहे हैं। उन विकल्पों में चेहरे नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि सर्वे रिपोर्ट में भी इस बात को सामने ला करके रखा था कि इसमें प्रशांत किशोर भी एक विकल्प के रूप में सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर दूसरे खेमे में है। कांग्रेस के पास कोई दूर दूर तक चेहरा नजर नहीं आ रहा और कांग्रेस सत्ता में आए और अपना मुख्यमंत्री बनाए, ऐसी भी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है। हालांकि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता है, कब पासा पलट जाए, कब जनता का मूड बदल जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो बड़ी दूर की कौड़ी है। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, ये 4-5 चेहरे जो हैं ये खास करके इस बात की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव में इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, जिसमें प्रशांत किशोर की भी चर्चा चल रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ही नहीं है, ऐसे कई और नाम हैं जिनकी चर्चा खूब चल रही है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में क्या सम्राट चौधरी को सबसे उपयुक्त मान रही है भारतीय जनता पार्टी। सम्राट चौधरी के एक्शन से ये बातें पता चल रही है, लेकिन सम्राट चौधरी चूंकि वो सरकार का अंग है और उनकी दूसरे नंबर की कुर्सी है इस बिहार की गद्दी पर, बिहार की सरकार में, तो ऐसी स्थिति में उनका एक्शन में रहना लाजमी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ही मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि आपने कई राज्यों में देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जो शोपीस में रखती है वो अलग होता है और जो उसके गोदाम में माल होता है वो अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी का ये
दावा है कि वो किसी को भी रैंडम उठा करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा देते हैं। नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े उदाहरण है। अब आगे की बात अगर देखें हम, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, जिस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि वो अकेले दम पे चुनाव नहीं लड़ सकती है, तो उसके लिए उसको विकल्प की जरूरत है। बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के विकल्प की तलाश भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है, और उस विकल्प की तलाश में सबसे अधिक नजदीक अगर कोई नजर आ रहा है तो वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर के अब मंत्रणा भी शुरू हो चुकी है और मंथन भी शुरू हो चुका है। उसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान के बयान के बाद से तो जम करके चिराग पासवान चर्चा में है। अब बीच में आकर के जो मनोज तिवारी बोल के चले जाते हैं, वो भी एक बड़ी बात है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जिन्होंने चिराग पासवान के बयान को लेकर के किसी तरह का कुछ बात नहीं कहा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के एक विकल्प के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी से बाहर हो, वैसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान जरूर नजर आते हैं। लेकिन इसके अलावा और कई चेहरे जो सामने से नजर आ रहे हैं वो देखने को मिला है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा 2014 से में जिस तेजी के साथ आगे आए थे, 2019 में उन्होंने अपना जितना भी जमा किया हुआ पूंजी था वो सब गंवा दिया। 2020 में उनकी स्थिति और खराब हुई। इसके बाद 2021 में वो नीतीश कुमार के साथ जाकर के अपनी पार्टी का विलय कर लिए। उसके बाद से उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया, पार्टी भी समाप्त हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी में जाने का उनको फायदा भी नहीं मिला, और उनके लोग जो हैं छिछियाने लगे इधर उधर। अब छिछियाना सब समझ रहे हैं, जिसको कोई मौका नहीं मिलेगा, जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा के साथ चल रहा था। तो उपेंद्र कुशवाहा को तो मिला, एमएलसी भी बनाए गए, संभावना थी कि मंत्री भी बनाए जाते, लेकिन वो सब नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावे उनकी पार्टी के कितने लोगों को क्या मिला? कई लोग तो इस बात से नाराज होकर के जदयू में ही रह गए। जब वो बाहर गए फिर से उन्होंने पार्टी बनाई, तो उनका जो ग्राफ था वो कहीं ना कहीं गिरा। और इसके साथ साथ जो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, बाकी जो बचे हुए कुछ चेहरे जो थे, जिसके बारे में कहा जाता था जिसको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा था, वो भी फरार हो गए। आए तो थे उनके साथ बाहर, लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को देखा कि थोड़ा कमजोर हुए हैं, नई पार्टी बनाए हैं, कई बार पार्टी का नामकरण हुआ, उसके बाद 2024 के चुनाव में चुनाव हार गए। लेकिन उससे पहले ही भगदड़ मच गई थी उनकी पार्टी में। सबको पता चल गया था कि उनको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि रमेश कुशवाहा अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा दिए जदयू में जाकर के, तो उनको तो फायदा मिल गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी एक चेहरा थे मुख्यमंत्री का, लेकिन उनके ऊपर भी अब दाव नहीं लगाया जा सकता है। तो घूम फिर करके अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के बाद अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड और भरोसेमंद है और जिसके पास ताकत है कि कुछ वोट ला सकेगा, तो वो चिराग पासवान है। बात मांझी की भी हम कर सकते हैं। जीतन राम मांझी का भी वोट बैंक कम नहीं है, उनका भी वोट बैंक है और उनके समाज के लोग 3% हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संतोष मांझी तैयार हैं, मुखर नहीं है। जैसे मुखर होकर के सामने आ जाएंगे और अपने वोट को ट्रांसफर करने आएंगे, तो ऐसे स्थिति में समझ में आने लगेगा। अगला चुनाव जो होगा 2025 का, उसमें सबकी ताकत आंकी जाएगी, क्योंकि इस बार का चुनाव कुछ टफ चुनाव होने जा रहा है और कांटे की टक्कर है, जो सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान से सीधा टक्कर कौन देगा? अब तक तो नीतीश कुमार टक्कर दे रहे थे। हम कई बार आपको बता चुके हैं, कई विश्लेषण में हमने आपको इस बात की चर्चा की है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के टक्कर में अक्सर नीतीश कुमार जीतते आए हैं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में अक्सर नीतीश कुमार जीतते आए हैं। यानी नीतीश कुमार जीतने वालों में कॉमन फैक्टर रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन में रहे या एनडीए गठबंधन में रहे। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेजस्वी यादव के विरुद्ध कौन लड़ेगा? अपने खेमे में तो तेजस्वी यादव को उनका कोऑर्डिनेटर मान लिया गया, तो मान के चलिए कि देर सवेर तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और दूर दूर तक कोई दूसरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादा सीटें भी लड़ेंगे, ये भी बात आप मान लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, वोट बैंक उनके पास है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में ये लड़ाई होगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने तो अब तक मुहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए एक्ट भी किया है। जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बूस्टर डोज दिया गया है, क्योंकि जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने ही शुरुआत की थी। नीतीश कुमार ने बिहार में कराया था और बिहार में चुनाव है, तो जातीय जनगणना का इम्पैक्ट नीतीश कुमार के साथ उनके कंधे पर डाल करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार इस जातीय जनगणना का फायदा उठाए। दूसरी तरफ आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिख करके नरेंद्र मोदी को बधाई दी और इसके साथ साथ उन्होंने इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की। अब आप समझिएगा इस बात को कि वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में सबके लिए जगह है, अलग अलग जातीय सम्मेलन भी करा रहे हैं।
तेजस्वी यादव बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका स्थिति जो है वो मोर वाला है, क्योंकि मोर नाचता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका पैर बड़ा कुरूप होता है। जब नाच करके वो शांत होता है, खुश होता है, तो अचानक उसका पैर पर नजर पड़ता है तो उसका पूरा खुशी जो है काफूर हो जाता है। वही स्थिति है कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर अब एक अलग तरह की रणनीति शुरू हो गई है और तेजस्वी यादव का विरोध करने वाले लोग उत्पन्न हो गए हैं। इसके साथ साथ परिवार में भी तेज प्रताप यादव, मीसा भारती आपको राजनीतिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे हैं। यह भी एक बड़ी बात है, और जिस तरह से ये दोनों हाशिए पर हैं, इसका विस्फोट आज नहीं तो कल होना है, ये मान के चलिए आप। लेकिन इन सब के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक और ट्विस्ट पैदा हो गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ हम आपको बता चुके हैं कि प्रशांत किशोर एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने हैं। भले ही वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करें, लेकिन इतना वोट जरूर काटेंगे जिससे कि लड़ाई और कांटे की हो जाएगी। आरसीपी सिंह निश्चित रूप से नीतीश कुमार को डैमेज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो 1000 वोट ही लावे, लेकिन वो 1000 वोट जो होगा वो नीतीश कुमार का होगा। तो नीतीश कुमार इस दिशा में भी कमजोर हो रहे हैं। अगर बात करें हम जयलाल कुशवाहा की, जो अपना किसान पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। वोट काटेंगे तो नीतीश कुमार का ही काटेंगे। बात हम नागमणि कुशवाहा की करेंगे, तो वो वोट काटेंगे तो किसका काटेंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। नागमणि कुशवाहा भी उपेंद्र कुशवाहा का और नीतीश कुमार का वोट काटेंगे। इसके अलावे आप अगर बात करते हैं सुभाष डांगी की, तो ये भी कुशवाहा समाज, कोयरी कुर्मी समाज से आते हैं। ये भी अगर वोट किसी से काटते हैं, भारतीय लोक चेतना पार्टी इनकी पार्टी है, ये भी उसी तरह से काटेंगे। अगर हम बात पृथ्वी माली की करें, बीजेपी की, भारतीय जन परिवार पार्टी की, तो ये भी अगर वोट काटते हैं तो इनका वोट भी नीतीश कुमार का और बाकी के लोगों का भी वोट उपेंद्र कुशवाहा का ही वोट है। इसके अलावा अगर बात करें वाईएसडी की, अमित सिंह की, अमित सिंह भी अगर अब वोट काटते हैं तो इन्हीं लोगों का वोट काटते हैं। सवर्ण समाज से आते हैं, युवाओं को लेकर के चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वोट काटेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश कुमार के वोट में सेंधमारी करेंगे। एआईएमआईएम की बात करें, अब यहाँ से कहानी बदल रही है, तो एआईएमआईएम की बात करें तो वो जो है वोट काटेगी तेजस्वी यादव की और महागठबंधन की। पिछले बार भी उसने 5 सीट लाया था और वही वो घट भी रहा था। अगर वो नहीं चुनाव लड़ते तो कई सीटों पे उन्होंने डैमेज किया था। 20 सीटों पे चुनाव लड़े थे, जिसमें 5 जीत करके आए थे, और 15 सीटों पे उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस को और जदयू को डैमेज किया था। इसके भी परिणाम 2020 में देखने को मिले कि कांटे की टक्कर हुई। इस बार सबसे बड़ा जो गेम फैक्टर होने वाले हैं वो आईपी गुप्ता होने वाले हैं। आईपी गुप्ता के पास जो वोट है वो वोट सीधे जहां चाहेंगे वहीं ट्रांसफर होगा। उनका कहना है कि 1 करोड़ की जनसंख्या वाली उनकी जाति जो है उसमें 40 लाख के आसपास वोट हैं, और ये 40 लाख वोट जो है एक जगह ट्रांसफर होगा। तो सीधी तौर पे जिधर भी ट्रांसफर होगा उधर पलड़ा झुकेगा। अब तक जो उनका रुझान है, झुकाव है, वो महागठबंधन की तरफ है। हमने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के घटक दल या नीतीश कुमार उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन यही उनके लिए घातक चुनाव में हो जाएगा। हालांकि अभी चुनाव में 6-7 महीना देरी है। भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही लगेगा कि आईपी गुप्ता सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है, तो तुरंत किसी भी तरह से वहां एक रेजोल्यूशन पास होगा, और जैसे ही रेजोल्यूशन पास होगा तो आरक्षण मिल जाएगा, और दूसरी तरफ से आईपी गुप्ता उनके पाले में चल जाएंगे, तो 40 लाख वोट तो चला जाएगा। तो ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन अभी तक ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये वोट जो है आईपी गुप्ता का, उनकी इंडियन इनकलाब पार्टी जो है उसका वोट सीधे तौर पे महागठबंधन को जा रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ वो जुड़े हुए हैं, इससे पहले भी वो कांग्रेस में जुड़े हुए थे। इस बात को लेकर के अब कहीं ना कहीं एक चीज तो सामने नजर आ रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ट्रम्प कार्ड कौन होगा। तो एक तो ट्रम्प कार्ड भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पे नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान 2020 में भी ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज हुए थे, लेकिन जितना सक्सेस होना चाहिए था उतना सक्सेस नहीं हो पाए थे। न तो वो अधिक सीटें जीत करके आए थे, और न ही डैमेज जितना करना चाहिए था उतना डैमेज किए। अगर नीतीश कुमार को 10-12 सीटों पर ला करके खड़ा कर देते तो निश्चित रूप से उनकी सीटें भी 25-30 के आसपास हो जाती, और ऐसी स्थिति में वो एक बड़े फैक्टर हो सकते थे। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे करके चिराग पासवान ने अपने आप को प्रूव किया है, और बिहार की राजनीति में उनकी पैठ मजबूत हुई है। खास करके ये बात कह करके कि वो अगले चुनाव से, यानी 2030 के चुनाव से बिहार से चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे, तो ये बातें उनको ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती हैं। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव वर्सेज अगर चिराग कराया जाए तो ये गोटी सेट हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड आपको हम बताएं
कि चिराग पासवान के अलावा एक और ट्रम्प कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने छुपा के रखा है। अंतिम समय में उस ट्रम्प कार्ड का यूज कर सकती है, क्योंकि सीधे तौर पे आपने देखा भी होगा, नमन जी के साथ ही ये बातें कई बार खबरों में आ चुका है कि आईपी गुप्ता का सीधे कहना है कि जो हमें आरक्षण देगा, हमारे समाज को आरक्षण देगा, हम उसके साथ जाने में सेकंड भर भी देर नहीं करेंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि सीधे तौर पे ये बात कह सकते हैं कि आईपी गुप्ता एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। आने वाले चुनाव में क्या कुछ होगा, इंतजार कीजिए। भीतर की बात से हम आपको जो खबर लेकर, जो विश्लेषण लेकर के आए हैं, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है और चुनाव में आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी सरकार बनाएंगे, किसको मुख्यमंत्री चुनेंगे। ये सब कुछ दारोमदार आप पर है, इसलिए आपको विश्लेषण के आधार पर अपने विचार जरूर रखने होंगे और मंथन करके बताना होगा कि क्या बिहार की सूरत बदल जाएगी, क्या जो नए समीकरण बन रहे हैं उस समीकरण में आप बिहार की बेहतरी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।